सेशन आगे बढ़ाएंगे। कॉपी पेन रख लिया ना अपने पास, कलर्ड पेन पेंसिल्स रख लिए, राइट जी? चलो तो फिर देरी किस बात की है जी, करते हैं शुरू। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने अपने पिछले सेशन में ग्रोथ को रिलेटेड कुछ बातें जानी थी। मैंने आपको बताया था कि भाई ग्रोथ का मतलब क्या है। ग्रोथ इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, सेल, टिश्यू, है ना, ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मेटिक सब्सटेंसेस। जब ग्रोथ होती है तो सेल का साइज बढ़ता है, सेल के अंदर भी चीजों का निर्माण होता है और सेल के बाहर भी होता है। जब चीजें सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रही हैं तो हम कह देते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। सेल के बाहर जब चीजों का डिपोजिशन हो रहा है तो हम कह देते हैं भाई एपोप्लाज्मेटिक सब्सटेंसेस। प्लांट्स की रेफरेंस में जब हमने ग्रोथ का जिक्र किया था तो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स भी डिस्कस किए थे, याद है ना जी? कि अगर लीफ की बात करें तो लीफ का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, प्लांट की हाइट बढ़ रही है, ये लंबाई बढ़ रही है, गर्थ बढ़ रही है, या आप जैसे कह दीजिए कि डायामीटर बढ़ रहा है। सारी बातों का हमने पिछली क्लास में डिटेल में एक चर्चा करी थी। मैंने आपको अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी बताया था। अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या था जी? एक सेल है, डिवाइड हुआ, दो सेल बने, उन दो में से एक सेल ने कहा भाई मैं डिवाइड नहीं करूंगा, दूसरे ने कहा कि हाँ भाई मैं तो डिवाइड करूंगा, तो फिर ये वाला डिवाइड करा तो 2 से 3 हो गए, फिर 4, फिर 5, 6। तो अरिथमेटिक ग्रोथ था ये, जिसका ग्राफ हमने प्लॉट करके देखा कि भाई एक लीनियर लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमने देखा था कि भाई एक से जब दो सेल बने तो दोनों ने कहा कि भाई हम दोनों ही डिवाइड करेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। उसका भी ग्राफ आपने देखा था, है ना, ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, राइट? सिग्मॉइड ग्रोथ का भी आपको समझाया था, लैग फेस, लॉग फेस एंड देन देयर वाज अ स्टेशनरी फेस आल्सो। ये सारी बातें हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज और नई बातें सीखते हैं। आज हम जानेंगे डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है और रीडिफरेंशिएशन क्या है। थोड़ा बहुत हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो प्लांट्स की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी जिक्र करेंगे। हार्मोन्स आपने ह्यूमन बॉडी में भी पढ़े हैं, है ना? अपनी जूनियर क्लासेस में आपने जिक्र करा होगा, आपने पढ़ा है कि भाई थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाती है, अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, सो हम उनका जिक्र करेंगे। ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, गिबरेलिन्स, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, सारी चर्चा होगी जी आज ये। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज के सेशन में, राइट? बीच बीच में सवाल भी पूछूंगा मैं आपसे। चलो आगाज करते हैं आज के सेशन का। एक बार फिर से एक रिकैप ले लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं मेरिस्टेम्स के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम्स क्या थे भाई? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स थे। खास फीचर्स क्या थे उनके, ये भी आपने जाने थे ना। मेरिस्टेम्स आर टोटीपोटेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, इसका जिक्र पहले भी आपके साथ कर चुका हूं, टोटीपोटेंसी का। मेरिस्टेम्स आर टोटीपोटेंट, मेरिस्टेम्स आर अनडिफरेंशिएटेड। दो बातें कही हमने यहाँ पे कि जो मेरिस्टेम्स हैं वो टोटीपोटेंट हैं और वो अनडिफरेंशिएटेड हैं। जब आप टोटीपोटेंट कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके अंदर ये काबिलियत है, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो प्लांट बॉडी का किसी भी तरह का सेल बना सकते हैं, किसी भी तरह के सेल में वो परिवर्तित हो सकते हैं। टोटीपोटेंसी कहते हैं इसे। एबिलिटी टू डेवलप into any type of specialized cell। प्लांट बॉडी में हमने टिश्यूज का जिक्र किया था, अलग अलग सेल टाइप्स पढ़े थे, याद है जी आपको? परमानेंट टिश्यूज पढ़े हमने, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, राइट, फ्लोरेन्काइमा, अलग अलग तरह के हमने जो है टिश्यूज का जिक्र किया था, जाइलम, फ्लोएम। सो टोटीपोटेंसी वह एबिलिटी होती है जब एक सेल उस प्लांट के शरीर का किसी भी प्रकार का सेल बना पाए। So meristematic tissues या meristems जो हैं, they are totipotent and second is undifferentiated। Undifferentiated का मतलब है they have not yet developed into a specialized cell type। अभी वो किसी भी और तरह की टिश्यू में परिवर्तित नहीं हुए हैं, वो एक अनडिफरेंशिएटेड अवस्था में, राइट? उनसे आप कुछ भी आगे
बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। सो हेडिंग जो आपने दिया है आज के इस सेशन का, आप हेडिंग दे लेंगे मेरिस्टेम्स आर। 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, नंबर 1 टोटीपोटेंट, नंबर 2 अनडिफरेंशिएटेड। ये प्रक्रिया बड़ी डिटेल में आज हमने जाननी है आगे। राजा बेटा एंड रानी बेटियां, सबसे पहले बताने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। मैं साथ के साथ एनिमल बॉडी से भी रिलेट करूंगा। हर जानवर अपने जीवन का जो चक्र है, जीवन की शुरुआत है एक सिंगल सेल के रूप में करता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। राइट, इतना तो आपको पता है। ह्यूमंस में भी आपने पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवम एंड स्पर्म फ्यूज करे, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट ने ही पूरे शरीर के सारे सेल्स बना देने हैं। जाइगोट में पहले माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, क्लीवेज कहते हैं उसे, सिमिलर टू माइटोसिस। 2 सेल बने, 4 बने, 8 बने, 16 बने, इस तरह से माइटोटिक डिविजन्स होती जाती। तो ये सेल्स अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब कुछ सेल्स कहते हैं हाँ जी, हम अपना पाथ फॉलो कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट हो जाएंगे, बोन सेल्स बना देंगे। दूसरे सेल्स कहते हैं हम डिफरेंशिएट हो जाएंगे, हम न्यूरॉन्स बना देंगे। एक अलग तरह के सेल्स कहते हैं हम डिफरेंशिएट हो जाएंगे, हम ब्लड सेल्स बना देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया है, चाहे प्लांट बॉडी का जिक्र करें आप, चाहे आप एनिमल बॉडी का जिक्र करें। राइट, डिफरेंशिएशन तो दोनों जगह ही होगा। हम जिक्र करेंगे डिटेल में आज प्लांट्स की रेफरेंस में, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं जी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन की इस प्रक्रिया को, नोट कीजिएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएंगे और फंक्शन में भी आएंगे, दोनों बातें। स्ट्रक्चरली भी वो चीज चेंज हो जाएगी, फंक्शनली भी होगी। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस that a cell undergoes to lose its ability to divide। जब एक सेल डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसकी डिवाइड करने वाली काबिलियत होल्ड हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। उसमें कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बदलाव आने जा रहे हैं और अब इट बिकम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। ये डेफिनेशन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस that a cell undergoes to lose its ability to divide, डिवाइड करने की एबिलिटी चली जाती है, खत्म हो जाती है, and now the cell becomes capable of performing a specific function, जो भी स्पेसिफिक टास्क उसे दिया गया। राइट जी, जैसे यहाँ पे आपको ये अनडिफरेंशिएटेड अवस्था में, ये टोटीपोटेंट अवस्था में मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाए गए हैं, और आपने देखा इन्होंने अलग अलग प्रकार के सेल्स जो है प्लांट बॉडी के बना दिए। भाई अलग अलग तरह के सेल्स हैं, आपने गार्ड सेल्स भी पढ़े हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी हमने पढ़े हैं। राइट, सो अनडिफरेंशिएटेड अवस्था से ही अलग अलग तरह के सेल्स बने। यही प्रक्रिया कहलाती है डिफरेंशिएशन, कि अब वो डिफरेंशिएट हो गए। अब एक बात और गौर से सुनिए, मेरिस्टेम्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। आपको याद है प्लांट टिश्यूज का जब हमने जिक्र किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में काबिलियत है डिवाइड होने की, विभाजित होने की, डिफरेंशिएट होने की और कुछ नया बनाने की। एपिकल मेरिस्टेम याद है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम भी अलग अलग तरह का पढ़ा था ना, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। आई होप यू रिमेंबर। इसीलिए कहता हूं कि पीछे के सेशंस का रिवीजन जरूर कीजिएगा। बायोलॉजी में बहुत सारी बातें इंटरलिंक्ड होती हैं। जो चैप्टर्स हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ कुछ टॉपिक्स का जिक्र आगे होता है, जैसे आज भी होगा। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो इसलिए पीछे की चीजों को रिवाइज करते रहना बड़ा जरूरी होता है, और डेली प्रैक्टिस पेपर्स वो भी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। एक पेपर जैसे आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके कुछ दिनों बाद आप उसे दोबारा भी देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता हमने एक बार पेपर कर लिया तो अब तो दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। राइट, चलो फिर से देखते हैं। मेरिस्टेम्स दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यूज में क्या क्या था देखो, याद है परमानेंट टिश्यूज? आपके लिए इतनी खूबसूरत स्लाइड्स हम बनाते हैं कि हर सेशन में पीछे की सेशंस का कुछ ना कुछ रिकॉल जरूर हो जाए, रिकैप जरूर हो जाए,
एक लिंक बनता जाता है इससे। सो मैं कहता हूँ यू शुड बी थैंकफुल टू द एंटायर डिजाइनिंग टीम, पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक यू सक्सेसफुल, टू मेक यू अचीव योर ड्रीम। एक इंसान की सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, एंड यू शुड हैव दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सबके लिए आपको जो है थैंकफुल होना चाहिए, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। अपने मेंटर्स को भी, टीचर्स को भी, एंटायर डिजाइन टीम को, टेक्निकल टीम को भी, सभी का एफर्ट मिलकर के आपके सामने ये लेक्चर ला रहा है ना, राइट? कुछ लोग पर्दे के सामने हैं, आपके आगे हैं, कुछ पर्दे के पीछे भी तो हैं। चलिए जी, परमानेंट टिश्यूज में याद कीजिए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना किससे है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही तो बना है। सिंपल परमानेंट में पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम। कंडक्शन के लिए जो है, जाइलम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, वाटर का कंडक्शन है, न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन भी है, साथ में सॉल्ट्स का, मिनरल्स का, है ना। फ्लोएम फूड के लिए है। चलो, सो ये परमानेंट टिश्यूज है। खास बात ये है कि क्या कभी यह परमानेंट टिश्यूज जो खुद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंशिएट होके बने हैं, क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि ये परमानेंट टिश्यू वापस डी डिफरेंशिएट कर जाएं? डिफरेंशिएट हो चुके हैं, क्या दोबारा ये डी डिफरेंशिएट हो सकते हैं? क्या दोबारा ये मेरिस्टेमेटिक अवस्था में आ सकते हैं? और क्या फिर से री डिफरेंशिएट हो सकते हैं? यही बात हमने आज पढ़नी है। ठीक है जी, चलो परमानेंट टिश्यूज रिकॉल हो गए। प्लांट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट के टाइप्स सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। चलो जी, पढ़ें आगे। लेट्स सी differentiation of meristem to form trachea elements. Tracheids, vessels याद है आपको जब हमने वैस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ा था? सो देखते हैं किस प्रकार जो है मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हो रहे हैं ट्रैक्री एलिमेंट्स को बनाने के लिए। और जब आप ट्रैक्री एलिमेंट्स कहते हैं तो इसमें ट्रैकीड्स, इसमें वेसल्स आती हैं, और एक किसका पार्ट है? जाइलम का, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। So xylem में there are tracheids, there are vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Already ये सब डिस्कस हो चुका है पहले भी, ठीक है जी। Now, trachea elements जो हम जिक्र कर रहे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Alive during developmental stage, जब ये डेवलप हो रहे हैं, जब ये बन रहे हैं, तब ये जिंदा है, अलाइव है। लेकिन जब ये पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो ये डेड है, राइट? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्यूट्स, ये इनका काम है। आप देखेंगे कि हर सेल जो है या टिश्यू आप कह लीजिए, जो भी काम उसने करना है उसका स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से एडजस्टेड है, राइट जी? द स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। प्लांट्स को गौर से ऑब्जर्व कीजिए, आपको दिखेगा। जब आप प्लांट एनाटॉमी भी हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था जो भी पर्टिकुलर काम वो टिश्यू कर रहा है, वेदर इट इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वेदर इट इज कंडक्शन, वो उसी के हिसाब से एडजस्टेड है, उसी के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेरिस्टेम से ट्रकीड का बनना दिखाया गया है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ऑब्जर्व कीजिए जो कि टोटीपोटेंट और अनडिफरेंशिएटेड अवस्था में है। उससे जब ट्रकीड बन रहा है, सेल इलोंगेट हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं न्यूक्लियस में भी और कुछ बदलाव हो रहे हैं वैक्यूल में भी। एक एक चीज बदलती जाएगी। सेल का शेप बदला है, सेल स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली बदला है, एबिलिटी टू डिवाइड जो है उसकी वो खत्म हो जाती है, राइट? चलिए आगे देखिएगा, इधर सेम चीज वही दिखाई गई है। सेल का शेप आप देख पा रहे हैं कैसे बदल रहा है फ्रॉम स्टेप 1 टू दिस लास्ट स्टेप। प्रोटोप्लाज्म में बदलाव आया, न्यूक्लियस में बदलाव आए, सेल के बाकी ऑर्गेनल्स में बदलाव आए, शेप में बदलाव आया। तो यही स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन के चेंजेस हैं जो अभी अभी हमने जिक्र किया। चलो एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखिए जी। इफ cells arising from the same meristem have different structures,
We say that the differentiation is open. ओपन तरह का डिफरेंशिएशन मैं समझाता हूं बात आपको। एक तरफ से ये दिख रहा है जी, हमने रूट का स्ट्रक्चर दिखाया है। रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे हैं और वो नए सेल्स बना रहे हैं। कुछ सेल्स बिल्कुल एपिकल पाथ लेंगे, बिल्कुल एपिकल वे की तरफ प्रोसेस करेंगे और वो बना डालेंगे रूट कैप। ठीक है जी। कुछ सेल्स पेरिफेरी की तरफ चले जाएंगे, वो रूट एपिडर्मिस बना देते हैं। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाया गया है, इसी से बन रही है एपिडर्मिस, इसी से बन रहा है रूट कैप। या एक और डायग्राम देखिए इधर, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसने लीफ सेल भी बनाया, इसने रूट सेल भी बनाया, इसने सीव सेल भी बनाया। तो यही कहा गया कि डिफरेंशिएशन इज ओपन, लॉट मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, अलग अलग तरह के। ठीक है जी। लेट मी रिपीट इट, if cells arising from the same meristem have different structures, we say that the differentiation is open, right? Now, एक सिंगल तस्वीर के जरिए आपको एक बड़ी खूबसूरत सी बात बताई गई है that the differentiation is helping the plant to have cells to perform different functions. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरत ही क्या है इस डिफरेंशिएशन प्रक्रिया की। देखिए बेटा, हमने बिगिनिंग में पढ़ा था कि लाइफ शुरुआत जब हुई तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग किंगडम्स ऑफ लाइफ आपने पढ़े हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। हमने ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स देखे जिनका शरीर केवल एक सिंगल सेल से बना है। यूनिसेलुलैरिटी से लाइफ मल्टी सेलुलैरिटी की तरफ बढ़ी। जब मल्टी सेलुलैरिटी आ जाए, मतलब देयर आर लॉट मेनी सेल्स व्हिच आर फॉर्मिंग द कंप्लीट बॉडी, तो फिर कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर भी आना शुरू हुआ इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, कि शरीर में कुछ सेल्स स्पेसिफिक हो जाएंगे खास तरह का काम करने के लिए, कुछ और सेल्स हो जाएंगे जो अलग काम करेंगे। जैसे आप ह्यूमन बॉडी की बात ले लीजिए, कितने सारे सिस्टम्स हैं हमारे शरीर में, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, वी हैव लोकोमोटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इन अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के टिश्यू से बने हैं, जो अलग अलग तरह के सेल से बने हैं। किसी का काम है ब्लड को कंडक्ट करना, न्यूट्रिशन पहुंचाना, जगह जगह तक ऑक्सीजन पहुंचाना। किसी सिस्टम का काम है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा ही कुछ प्लांट बॉडी में भी है। अलग अलग तरह के टिश्यूज स्पेशलाइज हैं अलग अलग काम करने के लिए। ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए पूरे शरीर में, है ना। जाइलम का काम अपना हो गया, फ्लोएम का काम अपना डिसाइडेड हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए अलग अलग टिश्यूज आ गए। यू आर गेटिंग इट? सो डिफरेंशिएशन इज हेल्पिंग द प्लांट टू हैव सेल्स, ताकि अलग अलग तरह के सेल्स आ जाएं जो कि अलग अलग तरह के काम कर सके। बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है जी, सीड के जर्मिनेशन से लेकर के एक छोटा सा नन्हा सा सैपलिंग। अच्छा, जर्मिनेशन याद है पिछली क्लास में हमने एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन का जिक्र किया था, राइट? याद है? एपी अबव, जियल जियो रेफरिंग टू सॉइल, ग्राउंड। कॉटिलिडन्स ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। डाइकॉट्स के केस में, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स के केस में हमने हाइपोजियल जर्मिनेशन देखा था। रिमेंबर दैट? नाउ नन्हा सा सैपलिंग एक नन्हे पौधे में बदला और फिर समय के साथ साथ वो एक पूरा छतनार छायादार फलदार पेड़ बन गया जिसमें वुडी स्टेम है, राइट? ये सब कैसे संभव हो पाया? डिफरेंशिएशन के कारण ही तो हो पाया। ऐसा ही हमारी बॉडी में भी है। चलिए, नाउ पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा कैन बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन। दिस इज इंपॉर्टेंट, फोकस कीजिए इस बात पे। हमने ये कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर के परमानेंट टिश्यू बना देता है। क्या वो परमानेंट टिश्यू वापस मेरिस्टेमेटिक बना सकता है? यही बात कही गई है यहाँ पे, गौर फरमाइएगा। बोथ पेरेन्काइमा as well as कोलेन्काइमा, they can become meristematic again. हमने दिखाया है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एरो देखिए गौर से, इधर को हमने दिखाया है जी इस तरह से। सिंपल परमानेंट टिश्यू दोबारा से खास सिचुएशंस में मेरिस्टेमेटिक अवस्था में आ सकता है। आज हम देखेंगे अभी कि ऐसा कब होता है। सेकेंडरी ग्रोथ आपने पढ़ा था प्लांट्स में, वो चीज थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, उसी की रेफरेंस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब
ये पेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा दोबारा मेरिस्टेमेटिक अवस्था में आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? गौर कीजिएगा स्पेलिंग पे, डी डिफरेंशिएशन। पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें डी वर्ड लगा है आगे, डी डिफरेंशिएशन। कैसे होता है ये डी डिफरेंशिएशन और क्यों होता है, किन सिचुएशंस में होता है, वो भी देखेंगे। पहले समझ लेते हैं डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। आप कहेंगे कि कोई डिफरेंशिएटेड टिश्यू दोबारा से अपना अस्तित्व जो है इस तरह से कर ले, अपनी इंटीग्रिटी को इस तरह से कर ले कि फिर से वो मेरिस्टेमेटिक वाली हालत में आ गया और वो कहे कि अब दोबारा से मुझसे कुछ बनवाना है तो भैया फिर बनवा लो। दैट इज डी डिफरेंशिएशन, राइट जी? लेट्स रीड इट। फिनोमिना बाय विच डिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड किससे बने थे? मेरिस्टेमेटिक से। सो वो फिनोमिना जिसके द्वारा पहले से डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, उनमें वो काबिलियत दोबारा से आ जाती है कि वो डिवाइड कर पाए, एंड दे लूज देयर एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे थे वो एबिलिटी उनकी चली जाती है। मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने एक ओरिजिनल सेल लिया जिसको आप कह देंगे कि भाई ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, और इससे ये वाले सेल बन गए जो कि डिफरेंशिएटेड है। सो मैंने इनको लिख दिया डिफरेंशिएटेड सेल्स, डीसी लिख दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये डिफरेंशिएटेड सेल्स, पहले तो इस प्रक्रिया का नाम क्या हुआ? आप कहेंगे जी ये प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन। ठीक है जी? अब हमने इन्हीं डिफरेंशिएटेड सेल्स को वापस हम कह रहे हैं कि फिर से ये मेरिस्टेमेटिक अवस्था में आ जाएं, यानी इनमें डिवाइड करने की एबिलिटी आ जाए, और जो स्पेसिफिक ये स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, जो इनका स्ट्रक्चर था, अब वो सब नहीं रहा। तो हम कह देंगे कि ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। ठीक है जी? शॉर्ट में लिख दिया। Now you getting it? Shall I repeat it? डी डिफरेंशिएशन, phenomena by which differentiated cells they regain मतलब उनमें दोबारा आ जाती है वो ताकत, वो काबिलियत, they regain the ability to divide and they lose their ability to perform that specific function, right? That is de-differentiation. Okay? So हमने यही पढ़ा था कि भाई मेरिस्टेमेटिक से जो बना है परमानेंट टिश्यू बने। क्या परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा वापस मेरिस्टेमेटिक वाली अवस्था में आ सकते हैं? द आंसर इज यस, आ सकते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? डी डिफरेंशिएशन। क्या जरूरत है उस प्रोसेस की? क्यों होना है पेरेन्काइमा को वापस कन्वर्ट उस मेरिस्टेमेटिक अवस्था में? वही हम जानने जा रहे हैं। डी डिफरेंशिएशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अब आप याद कर लीजिए जब हमने पढ़ा था प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, राइट? तो सेकेंडरी ग्रोथ में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। वो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, उसके बीच में कैम्बियम, राइट? कैम्बियल रिंग भी बनाया था। वही सारी बातें दोबारा से एक बार हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। सो बेटा जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप जानते हैं एपिकल मेरिस्टेम, आप जानते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, यानी द कैम्बियम दो प्रकार का। वेस्कुलर कैम्बियम जो कि वेस्कुलर बंडल्स में है, जहां पे हमने जाइलम में पढ़ा था इसके बारे में, याद है? वेस्कुलर कैम्बियम। एंड सेकंड कॉर्क कैम्बियम, राइट? आउटर मोस्ट लेयर जो थिक लेयर बना रहा है, जो कि कॉर्क कैम्बियम है। सो जिक्र करेंगे यहाँ पे हम वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। हमारा हेडिंग है जी फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, जहां पे इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पढ़ा हुआ है पहले भी, रिकैप ले रहे हैं हम उस चीज का। सो इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, इंट्रा, इट इज नॉट इंटर। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो पैची है, राइट? पैचेस में है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, राइट? ये प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में है। ওরা দেখছে আমরা যদি কেউ মার্ডার করে দেয় ওই জন্য খোপে सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, एक यंग हर्बेशियस डाइकोट स्टेम, डाइकोटिलेडनस स्टेम का सेक्शनल व्यू आप देख रहे हैं बेटा, जिसमें आपको ये वेस्कुलर बंडल्स नजर आ रहे हैं
ऐसे पिरामिड पिरामिड जो बने हुए हैं। एक वैस्कुलर बंडल को मामा जरा गौर से मामा देखिए, का मैं ছেড়ে आपको দেয় এবার। लेबलिंग बता रहा हूँ उसकी। हमने ये दिखाया है जी प्राइमरी फ्लोएम, ये है जी प्राइमरी जाइलम। ये बीच बीच में क्या होता है, मेडुलरी रेज, याद है ना, पेरेन्काइमेटस सेल्स जो बीच बीच में है, दैट इज मेडुलरी रेज। ये रहा নিচে কি করা উচিত না? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, অনেকটা বেশি কালারটা प्राइमरी ফেলে जाइलम, দিলে বলে লিপে प्राइमरी খেয়াল फ्लोएम, থাকে না তো। उसके बीच में তাছাড়া इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो মুখটা येलो এখানে कलर শেষ से হয়ে যায়। हमने दिखाया हुआ है एक स्ट्रिप की तरह। तभी हमने कहा ना कि ये पैची है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं এখানটা है। ঝুলছে। एक वैस्कुलर बंडल दूसरा वैस्कुलर बंडल, उसके बीच में जो एरिया है दैट इज मेडुलरी रे, वहां पे हमने वो येलो एरिया এটা ইয়ে করা नहीं নেই? दिखाया है। কি করা ओके ना, কি? मेडुलरी এটা তো ভালো रेज করে দেখে দিও। से ही কি করতে হয়? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा। यहाँ पे वर्ड क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। पहले क्या बताया मैंने, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। गौर कीजिएगा बेटा इधर। नाउ सी, কোথায় রাখবে? प्राइमरी जाइलम, কোনটা? এইটা? प्राइमरी फ्लोएम, एज यू कैन सी। হ্যাঁ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपको कहां पे दिखा, जो मेडुलरी रेज वाला एरिया था, वहां के पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं उन्होंने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया। ये कब हुआ, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। कैसे हुआ होगा, ये चीज कैसे हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो सेल्स हैं उन्हें अब डिफरेंशिएट करना पड़ा। डिफरेंशिएट से वापस वो डी डिफरेंशिएटेड वाली अवस्था में आएंगे और फिर से री डिफरेंशिएट भी करेंगे। सारी बातें सिक्वेंशियली हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है। दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आपने देखा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनना शुरू होता है, तो ये हर्बेशियस स्टेम जो है, डाइकॉट स्टेम, अब एक वुडी डाइकॉट स्टेम में परिवर्तित हो जाएगी। प्लांट की गर्थ जब इंक्रीज होनी है, जब उसका डायामीटर बढ़ना है, मोटाई बढ़नी है, उस समय ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है जी, दोनों कैम्बियम मिलकर, दोनों कैम्बियम कौन कौन से, इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इनको इकट्ठा कहते हैं कैम्बियल रिंग। राइट जी, इनको कहते हैं कैम्बियल रिंग। ये कैम्बियल रिंग अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिगेन करता है। वो जो कंप्लीट बन गया अब रिंग, इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर ने मिल करके, अब आप देखेंगे वो जो येलो कलर का स्ट्रक्चर था ना, हमने कंप्लीट दिखा दिया। इस वाली स्लाइड में आपको और ज्यादा एनलार्ज्ड वे में एक जूम वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है। देखते हैं जी और से, ये देखिए जी, दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, और एक सिंगुलर वेस्कुलर बंडल में यू कैन सी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जाइलम लेबल्ड है, फ्लोएम लेबल्ड है। एक कंप्लीट चीज क्या है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, सो इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर इकट्ठा मिल करके ये बना रहे हैं बेटा कैम्बियल रिंग। दिस इज कैम्बियल रिंग। ओके जी, चलो, डू यू रिमेम्बर द फंक्शन ऑफ द कैम्बियल रिंग? कैम्बियल रिंग का काम क्या था, याद करके देखिए। वो जो पूरा रिंग बना था, फिर वो स्प्लिट करता था, आउटर की तरफ क्या बनता था और उसके इनर साइड में क्या बनता था, याद है? देखो एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं मैं आपको। कैम्बियल रिंग जो था, कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी के कारण हमारे पास सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बना था। राइट जी, इसी कैम्बियल रिंग से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। देखिए गौर से, ये लेबल्ड है जी ऑलरेडी प्राइमरी फ्लोएम, ये है प्राइमरी जाइलम। येलो कलर का स्ट्रिप जो आपको दिख रहा है दैट इज द कैम्बियल रिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, ये कैम्बियल रिंग ऐसे स्प्लिट करके दिखाया होगा हम। देखते हैं जी कैसे है, इधर कीजिएगा गौर। देखिए, ये रहा कैम्बियल रिंग और द वेस्कुलर कैम्बियम, राइट? इसी ने क्या बना दिया है अब, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। कलर्स हमने अलग दे दिए जी। सेकेंडरी जाइलम के लिए आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है यहाँ पे, और उसके नीचे ही आपको प्राइमरी जाइलम भी दिख रहा है। कैन यू सी? वो जो इनिशियल वाले वेस्कुलर बंडल था, उसी के बीच में जो कैम्बियल रिंग था, जब वो कैम्बियल रिंग विभाजित हुआ, उसने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना दिया। सो ये काम था कैम्बियल रिंग का, ओके, जिसके कारण अब गर्थ जो है प्लांट की बढ़ जाएगी। ये बात हम क्यों यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, हम यही समझना चाह रहे हैं कि कौन सी अवस्था में जो मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हुए डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं,
यानी पेरेन्काइमेटस सेल्स जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इन्हें दोबारा से डी डिफरेंशिएट होना पड़ जाता है। एक बार ये खुद डिफरेंशिएशन वाली चीज से बने थे, फिर से दोबारा डी डिफरेंशिएट होकर के ये फिर से मेरिस्टेमेटिक अवस्था में आए और जरूरत पड़ने पे जो भी चीज इनसे चाहिए थी वो फिर बन गई। ओके, राइट, चलो आगे बढ़े। देखिए जी, इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। फिर से देख लेते हैं। ये एक हर्बेशियस स्टेम, जहां पे हमने देखा कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जो ये येलो कलर से आपको दिख रहा है, पैची, राइट, बीच बीच में जो मेडुलरी रेज है, तो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, वहां पे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो थे उन्होंने बना दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, नाउ ये प्रक्रिया थी, डी डिफरेंशिएशन हुआ। अब जब ये वेस्कुलर कैम्बियम बन गया है, जब ये कैम्बियल रिंग बन गया है, नाउ व्हेन द स्टेम इज विद द वेस्कुलर कैम्बियम, फिर से ये सेल्स जो है इन्होंने अब कुछ और बनाना है, जो अभी हमने देखा, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है जी? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? देखिएगा, इस प्रक्रिया को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन, राइट। वो कैम्बियल रिंग वाले जो सेल्स हैं, अब उन्होंने क्या फिर आगे बनाया था जी? प्राइमरी जाइलम बनाया, सॉरी सेकेंडरी जाइलम बनाया है एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाया है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन। आफ्टर डी डिफरेंशिएशन, जब डी डिफरेंशिएशन हो गया, मेरिस्टेमेटिक अवस्था में आ गए, द सेल्स लूज देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फिर से खो देंगी और दोबारा से स्पेशलाइज हो जाएंगे। दे वंस अगेन बिकम स्पेशलाइज्ड, दैट इज रीडिफरेंशिएशन। सादी भाषा में समझा देता हूँ। ओरिजिन था मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, इनसे डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएटेड सेल बना। डिफरेंशिएटेड सेल ने कहा जरूरत पड़ने से मैं दोबारा मेरिस्टेमेटिक अवस्था में आ जाऊं, तो डी डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन, वापस डी डिफरेंशिएशन, वापस डी डिफरेंशिएशन होके जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गए, इन्होंने कहा हाँ बताओ क्या बनवाना है हमसे। तो जो भी इनसे अब बन रहा है और जिस प्रक्रिया के जरिए बन रहा है वो हुआ रीडिफरेंशिएशन। तीन बातों का जिक्र हुआ है। ओरिजिनल मेरिस्टेमेटिक से डिफरेंशिएटेड सेल, दैट इज डी डिफरेंशिएशन, that is differentiation. Let me repeat. Original meristematic cell से ये हमारे पास आ गए differentiated cells. The process is differentiation. Differentiated cell से वापस अगर हमने meristematic बनाने, that is de-differentiation. इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने फिर से स्पेशलाइज्ड चीज बनानी है, that is रीडिफरेंशिएशन। तो तीन बातें समझ आ गई? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, दोबारा से डिफरेंशिएट हो जाना, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। टर्म सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको लग सकता है कहीं कहीं की भाई मिलती जुलती सी लग रही है, लेकिन अंतर है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। देख लो जी, क्लियरली दिखाया गया है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो हुआ है, हर्बेशियस स्टेम, जहां से स्टेम विद द वेस्कुलर कैम्बियम, और उसके बाद आपके सामने आ जाता है ये सिचुएशन। सो डी डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद फिर से रीडिफरेंशिएशन हुआ, एंड फाइनली हम ये बात समझ गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, प्रोसीड करें आगे। चलिए जी, देखते हैं और क्या जानना है हमने। पहले मैं इन सारी बातों को एक सिंगल स्लाइड में आपको समझा दूं जी। ये तीनों चीजें कौन कौन सी? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। स्पेलिंग पे गौर करना है। ओरिजिनल मेरिस्टेमेटिक सेल जिसके पास टोटिपोटेंसी है और जो कि खुद अनडिफरेंशिएटेड है, यह सेल डिफरेंशिएट करेगा, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था? The cell is losing the ability to divide. It is undergoing structural and functional changes, and it is forming a permanent cell. Suppose करो इसने पेरेन्काइमेटस सेल बना दिया। अब जरूरत आन पड़ी कि इसी पेरेन्काइमेटस सेल को, इसी परमानेंट सेल को हमने फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल के रूप में परिवर्तित करना है। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, राइट जी। जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया तो अब इससे कुछ और बनवाना है, तो इससे हमने फिर से एक नए तरह का परमानेंट सेल बनाना है। तो इस प्रक्रिया को
रीडिफरेंशिएशन। तीनों बातें क्लियर हो गई। नंबर 1 डिफरेंशिएशन, नंबर 2 डी डिफरेंशिएशन, नंबर 3 रीडिफरेंशिएशन। राइट, सिंपल। एक सिंगल स्लाइड में तीनों चीजें हमारी समझ में आ गई। नाउ कैन ऑल सेल्स डी डिफरेंशिएट? अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ये कहा कि मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंशिएटेड सेल्स बने, डिफरेंशिएटर ने वापस मेरिस्टेमेटिक बना दिए। सवाल ये उठता है कि क्या सभी सेल्स, can all the cells of the plant body undergo this process of de-differentiation? The answer is no. सबके लिए संभव नहीं है भाई। देखो, बेसिक सी बात है कि जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। अब आपको याद कर लीजिए वो वाले सेल्स जो जब डिफरेंशिएट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल से और उनमें न्यूक्लियस ही खत्म हो जाता है, वो जेनेटिक मटेरियल ही खत्म हो जाता है, तो फिर ये संभव हो नहीं पाएगा। याद आया कुछ क्लू मिला आपको मैं किस चीज का जिक्र कर रहा हूँ? यस, हियर यू गो। देखिए जी, मेरिस्टेमेटिक सेल में परिवर्तित करने हैं अगर आपने सेल्स जो कि डिफरेंशिएट हो चुके हैं, तो पेरेनकाइमेटस सेल्स तो ये कर सकते हैं, दिस इज राइट। कॉलेनकाइमा वाले सेल्स ये कर लेंगे, दिस इज करेक्ट। लेकिन सीव एलिमेंट्स, ट्रैक्री एलिमेंट्स ये नहीं कर पाएंगे। सो नॉट ऑल द सेल्स कैन डी डिफरेंशिएट। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। जो सेल है उसके पास वो काबिलियत होनी चाहिए, एटलीस्ट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए ना, न्यूक्लियस होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। और जिनमें वो खत्म हो जाता है डिफरेंशिएशन होते समय, तो उनके लिए संभव ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी में भी आप जानते हैं कि जो आरबीसीज हैं, जो हेमोपोएटिक सेल से बनते हैं बोन मैरो में, शुरुआत में उनमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज में ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, लेकिन एक सर्टेन स्टेज पे आकर के रेटिकुलोसाइट स्टेज होता है जो हम पढ़ेंगे, तब उनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर जब मैच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाते हैं, वो दोबारा से फिर नए आरबीसीज नहीं बना सकते। क्लियर है जी? राइट, सो नॉट ऑल सेल्स कैन डी डिफरेंशिएट। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, देखिए। de-differentiated cells re-differentiate to give rise to a whole new plant. जो सेल्स पहले डिफरेंशिएट हो चुके थे वो डी-डिफरेंशिएट हुए, और अब वो जब री-डिफरेंशिएट होंगे तो पूरे का पूरा प्लांट भी बना सकते हैं। यही चीज दिखाई गई आपको यहाँ से। लीफ से हमने एक सैंपल टिश्यू लिया है, टिश्यू सैंपल, उसको डी-डिफरेंशिएट किया गया, और दोबारा से री-डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो उसमें ये काबिलियत होगी कि वो पूरे का पूरा प्लांट बना पाए, बिकॉज अल्टीमेटली जेनेटिक मटेरियल तो सेम है ना। अगर हम जाइगोट की बात भी करें भाई, देखो हमारा शरीर जो है, वी ऑल आर फॉर्म फ्रॉम व्हाट? अ सिंगल सेल जाइगोट। तो उसी जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस था, वही तो डिवाइड हो के अलग 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 सेल्स बने, जो फिर डी डिफरेंशिएट हुए, री डिफरेंशिएट हुए, जो कुछ भी हुआ। बट ओरिजिनली हर किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है ना, वो काबिलियत तो प्रेजेंट है, वो इन्फॉर्मेशन तो कोडेड है ना, कि सब कुछ बनाया जा सकता है। तभी तो हम क्लोनिंग का जिक्र करते हैं कि शरीर का एक सेल ले करके क्या उससे पूरा शरीर बनाया जा सकता है। आने वाली क्लासेस में जिक्र करेंगे इन चीजों का भी। चलिए सवाल पूछ ले आपसे, एक क्वेश्चन टाइम। चलो, ऑल द बेस्ट सबके लिए। सिंपल सवाल है, सब लोग सही जवाब दीजिएगा। बढ़े आगे, देखो। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड, वह प्रक्रिया जिसके जरिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? इज इट डिफरेंशिएशन, इज इट डी डिफरेंशिएशन, इज इट री डिफरेंशिएशन, और नन ऑफ द अबव? द आंसर इज डी डिफरेंशिएशन। राइट जी, जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना। इजी था क्वेश्चन, आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी लोगों ने ये सही जवाब दिया हो। चलो अब जिक्र करते हैं हम प्लांट डेवलपमेंट का। हमने ग्रोथ के बारे में इतना कुछ पढ़ा, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट वो वेरियस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो हो रहा है जब एम्ब्रियो से एडल्ट या सेनिसेंट स्टेज तक पहुंच रहा है। ठीक है जी, द वेरियस सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें आ जाएंगी डेवलपमेंट। कई बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ना बहुत जगहों पे सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है, हालांकि डिफरेंट है दोनों बातें। डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूडेड है। ओके, प्लांट डेवलपमेंट का अगर हम जिक्र करें, दिस इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट अ प्लांट गोज थ्रू इट्स लाइफ cycle, during its life cycle, from germination of the seed to senescence. Senescence जैसे हम कह देते हैं ना, aging,
राइट? जब एजिंग प्रक्रिया हो रही है, सेनेसेंस है व्हेन देयर इज डिटीरियोरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज सेनेसेंस। जैसे हम बुढ़ापे वाली अवस्था कहते हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें। ओके, सो यू कैन सी starting from germination to a small sapling to a young plant and then finally undergoing the senescent phase. So जो various changes हो रहे हैं इस समय, that is what is plant development. Okay, एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साथ इकट्ठा देख लेते हैं इधर जी। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ जब हुआ, जब एक सीड जर्मिनेट करा, हमें याद है उस समय प्रो मेरिस्टेम प्रेजेंट है जो कि शॉर्ट लिव्ड है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। उसके बाद हमने प्राइमरी ग्रोथ का जिक्र किया था जब प्लांट लेंथ में इंक्रीज कर रहा है। फिर हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी थी, सेकेंडरी ग्रोथ में जबकि जो कैम्बियम है वो ग्रो करा है एंड ओवरऑल प्लांट की गर्थ जो है वो इंक्रीज हुई, राइट। तो ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो मेरिस्टेम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्हीं का जिक्र हमने डिटेल में करा। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेरिस्टेम्स किस किस अवस्था में, सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी स्टेज पे। प्रो मेरिस्टेम याद है आपको, राइट? जब हमने एनाटॉमी की शुरुआत करी थी वहां पढ़ा था प्रो मेरिस्टेम, जिसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई एंड प्राइमरी मेरिस्टेम बना। ठीक है जी, प्राइमरी ग्रोथ हुआ जिसमें कि इलॉन्गेशन भी इन्वॉल्व था, डिफरेंशिएशन हुआ, बने प्राइमरी टिश्यूज। ठीक है जी, मैचुरेशन हुआ। अब ये जी डिफरेंशिएट जब हुए हैं तो बना सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर प्राइमरी टिश्यू, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम ने दोबारा से रीडिफरेंशिएट होना है सेकेंडरी ग्रोथ के समय और बनेगा सेकेंडरी टिश्यू। यू गेटिंग? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी टिश्यू एंड फाइनली डेथ, राइट? दैट इज सेनेसेंस के इवेंट्स होंगे। There will be deterioration in structure and function and ultimately death. Death जो है वो आवश्यक है, whether you are referring to plants or animals. Death क्यों आवश्यक है? It brings about, क्यों necessary? It brings about recycling of the material. It prevents the overcrowding. नेचर से, प्रकृति से जो भी चीजें लेकर के हम बने हैं, ये प्लांट्स बने हैं, वापस वही चीजें नेचर को लौटा दी जाती हैं। अल्टीमेटली हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन वही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड बाकी सभी सब्सटेंसेस। बेसिकली तो केमिस्ट्री ही है जो आधार है बायोलॉजी का। ओके, सो पूरे सीक्वेंस में आपको सारे मेरिस्टेम्स दिखा दिए गए, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी टिश्यू, उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम, फिर सेकेंडरी टिश्यू एंड फाइनली डेथ, राइट जी। सो एक सिंगल स्लाइड में ये सारी बातें आपको खूबसूरती से समझाई गई हैं, इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा, राइट? एनसीईआरटी में से भी देख लीजिएगा। चलो एक और खास बात बता रहा हूँ, क्या आप जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, प्लांट्स कैन ऑल्टर देयर डेवलपमेंट। ऑल्टर का मतलब है बदल लेना। प्लांट्स दे कैन ऑल्टर देयर डेवलपमेंट फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में भी, लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, वाटर अवेलेबिलिटी, इनके हिसाब से, या फिर ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे वो ऑल्टर कर लेते हैं, बदल लेते हैं। कैसे? इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, भाई पानी ज्यादा हो गया, नमी ज्यादा हो गई है, क्या सिचुएशन है, सो इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशंस वो अलग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ तब भी वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। अभी हम हेट्रोफिली के एग्जांपल लेंगे, इसमें तो आपको क्लियरली समझ आएगा। सो दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक, जैसे हम कहते हैं ना, प्लास्टिक को कैसे भी मोल्ड करके कुछ भी बना लो, तो प्लास्टिसिटी का मतलब यही है कि प्लांट्स दे कैन ऑल्टर देयर डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है हेट्रोफिली का। हेट्रो मींस अलग अलग तरह के, वैरायटी होगी हेट्रो। फिली here is referring to leaves, अलग अलग तरह के लीफ। आपने देखा होगा कई बार कि भाई एक ही प्लांट पे सेम समय पे दो तरह के लीफ भी हो सकते हैं, अलग अलग सीजन में लीफ बदल सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी बदल सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम, दैट इज हेट्रोफिली। सो प्लांट्स दे कैन ऑल्टर देयर डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये दो बातें हैं, ये दो सिचुएशंस हैं जब प्लांट्स अपनी डेवलपमेंट को ऑल्टर कर लेते हैं, बदल लेते हैं, और उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। हेट्रोफिली का जिक्र हुआ, सो देखते हैं ये हेट्रोफिली क्या है।
Hetero means अलग अलग तरह का. Phily here is referring to leaves. The production of different leaf forms on the same plant during different phases of life cycle या फिर different environmental stimuli. I will repeat. The production of different leaf forms on the same plant. आपने कोरिएंडर में धनिया जो होता है उसमें ये देखा होगा, देख पा रहे हैं आप, ये अलग अलग तरह के लीफ जो है सेम प्लांट में, राइट, सेम प्लांट में. ये भी हो सकता है कि जुवेनाइल स्टेज में अलग है, एडल्ट स्टेज के बाद अलग हो जाएं, या ये भी होता है कि अगर कोई प्लांट आधा पानी में, आधा पानी से ऊपर है और आधा पानी से नीचे है, सो उसमें भी अलग हो सकता है. एक्वेटिक प्लांट्स में जो पानी के नीचे वाले लीव्स हैं वो अलग तरह के, जो पानी के ऊपर वाले हैं वो अलग हैं, जो पानी की सतह पे तैर रहे हैं वो अलग तरह के, जरूरत के अनुसार है. So it can be observed in both aquatic plants as well as terrestrial plant forms. This heterophily का जो हम जिक्र कर रहे हैं, terrestrial plant में कॉटन की जो है, रुई की उदाहरण दी गई है. So during different phases of the plant growth, you can see the different forms of the leaf. Is it clear जी? Right? Another example here is coriander. धनिया जो है घर में आम सब्जी में आप यूज करते ही होंगे, right? So during different phases of the plant growth, you see that the leaves are of different type, right? ये plasticity है plants में. Aquatic plant में example है यहाँ पे Nymphaea odorata. You can see this leaf, you can see this leaf. Difference है, जो पानी की सतह पे तैर रहे हैं वो अलग तरह का है, और जो ऊपर है, जो पानी में सबमर्ज नहीं है, नीचे नहीं है, ये सतह पे फ्लोट नहीं कर रहा, जो ऊपर है वो अलग तरह का है. Is it clear जी? Another example is Limnophila heterophylla. Limnophila heterophylla. See the leaves here. They're sharp, pointed. कि स्टोमेटा भी अलग तरह के, राइट जी? और जो ये है इनको देखिए, ठीक है? So this phenomena is what? Heterophily. Examples याद रखेंगे. कॉटन बताया मैंने आपको एग्जाम्पल में, इसके अलावा हमने लिम्नोफिला का एग्जाम्पल देखा, उसके अलावा कोरिएंडर का एग्जाम्पल देखा, राइट? चलिए जी, प्लांट्स की जो डेवलपमेंट है इसे कई तरह के फैक्टर्स प्रभावित करते हैं. कुछ फैक्टर्स इंट्रिंसिक हैं, अंदर से ही जो है उसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन यानी इंट्रासेलुलर फैक्टर, या फिर प्लांट सेल्स के द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स, फाइटोहार्मोन्स, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर हो. और कुछ फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक हैं जो बाहर से ही हैं. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं भाई? आप कहेंगे लाइट की अवेलेबिलिटी, लाइट की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन प्लांट डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है. ऑक्सीजन करेगा इफेक्ट, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारे हो गए एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो प्लांट डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी हैं जो प्लांट डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो गया भी जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जीन्स, वो इफेक्ट करेंगे. देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सो प्लांट डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर से भी, एक्सट्रिंसिक फैक्टर से भी. एक्सट्रिंसिक में लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारी बातें हमने देख ली. इंट्रिंसिक में दो मेन बातें, एक तो जीन्स उनके अपने, दूसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर जिसे हमने शॉर्ट में कहा. सो हमारा अगला विषय जो होगा डिस्कशन का वो होगा बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, जिन्हें हम फाइटोहार्मोन्स भी कह देते हैं. हार्मोन्स एनिमल बॉडी में भी होते हैं ना, प्लांट्स में भी है. एनिमल बॉडी में तो डिस्क्रीट ग्लैंड्स है, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो सिक्रीट कर रही है हार्मोन्स. प्लांट्स में हर सेल हार्मोन सिक्रीट कर लेता है, ठीक है जी? सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी फाइटोहार्मोन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट गिव सिग्नल दैट रेगुलेट एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी देखेंगे, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, टर्पेनॉइड्स भी हो सकते हैं, राइट जी? सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं प्लांट का ग्रोथ को सिग्नल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं एंड ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं. इनको हम कह देते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स या फाइटोहार्मोन्स. प्लीज रिमेंबर एवरी प्लांट सेल कैन रिलीज द फाइटोहार्मोन. जैसे एनिमल बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स हैं, प्लांट्स में ऐसा नहीं है. एवरी सेल कैन प्रोड्यूस द प्लांट
हार्मोन। अलग अलग तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। सो केमिकली ये गैसेस भी हो सकते हैं। इथाइलिन के बारे में आप पढ़ेंगे। और भी हैं ऑक्सिन्स, आपने सुना होगा, साइटोकाइनिन्स, गिबरेलिन्स, इंडोल एसिटिक एसिड। वी विल डिस्कस ऑल दीज। So they can be terpenes, they can be carotenoid derivatives, they can be adenine derivatives, they can be indole compounds. केमिकली ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। क्या क्या? गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, टर्पीन्स हो सकते हैं, एडेनिन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डाल लेते हैं बेटा। कुछ होते हैं ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ग्रोथ प्रमोटिंग फाइटो हार्मोन्स, जैसे ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में हम जानेंगे कि ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर दोनों तरह से काम कर लेता है, राइट जी। ग्रोथ इनहिबिटिंग फाइटो हार्मोन्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जैसे इथाइलिन, अभी पहले भी जिक्र करा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। सो ये नाम याद रख, इन्हीं की चर्चा होगी अगले सेशन में डिटेल में फाइटो हार्मोन्स के टाइप्स की। तो हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज देख ली कि भाई ये ग्रोथ प्रमोटिंग भी हो सकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग भी हो सकते हैं। इथाइलिन दोनों तरह के काम कर रहा है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। नाउ जब आप कहें कि किसी चीज का ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे ग्रोथ को प्रमोट, राइट? किस लेवल पे जाके एक्ट करेंगे? आप कहेंगे कि भाई सेल्स को डिवाइड होने में मदद कर रहे हैं, सेल डिवीजन, सेल्स का इलोंगेशन, ओवरऑल ऑर्गन डेवलपमेंट, या फिर ट्रॉपिक ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाने में, फ्लावरिंग में, सीड फॉर्मेशन में, फ्रूट फॉर्मेशन। सो अलग अलग लेवल पे ये काम हो रहा है जब आप ग्रोथ प्रमोशन की बात कर रहे हैं। सेल डिवाइड हो रहे हैं, सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं, ओवरऑल ऑर्गन डेवलपमेंट है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, इन सब में वो मदद करेंगे। ग्रोथ इनहिबिशन की बात जहां पे आती है, सो ग्रोथ इनहिबिशन में सीड डोरमेंसी का जिक्र करेंगे, स्ट्रेस टॉलरेंस, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, एब्सिशन। तो ये वाली सारी बातें जो है फाइटो हार्मोन्स से रिलेटेड, ये हमारे अगले सेशन का विषय। आज के लिए इतना ही। सुलेखा जी, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। विद्या बांटने से बढ़ती है। रिवीजन जरूर कीजिए और लोगों के साथ अपना ज्ञान भी जरूर बांटिए। इंसान हर पल हर समय कुछ ना कुछ सीखता है, सबसे सीखता है। सीखने की काबिलियत जरूर रखिए, रिसेप्टिव रहिए चीजों को। चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। स्टे ब्लेस्ड, स्प्रेड लव, पीस एंड पॉजिटिविटी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।